नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने एक सीरीज़ को शुरू किया है जिसमें हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से टॉप 20 एमसीक्यूज़ पे चर्चा कर रहे हैं। ये 20 प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। इन एमसीक्यूज़ के साथ में जो इसके अलावा कुछ फैक्ट होते हैं उन पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास में, और आज की क्लास का पहला प्रश्न रहा दोस्तों, ये पूछ रहा है यहाँ पे, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, ये कब लिया था? यानी कि जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, ये कब हुआ था और इसमें विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो विकल्प आपके सामने हैं 1872, 1890, 1893 या फिर 1894। तो दोस्तों, जो लोग इसमें विकल्प सी के साथ जाएंगे यानी कि 1893 के साथ जाएंगे, उनका सही हो जाएगा। तो विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। मैं विकल्प इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, कई लोग होंगे जो इस वीडियो को देखते हुए देख भी रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे, कई लोग केवल सुन रहे होंगे, तो उनको विकल्प भी सुनने में आ जाएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? विकल्प आपके सामने हैं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या फिर स्वामी श्रद्धानंद। दोस्तों, जो ये मार्टिन लूथर थे, ये थे जर्मनी के और इन्होंने वहाँ पे धार्मिक सुधार आंदोलन किए थे। तो वही भूमिका भारत में किसने निभाई थी जिस वजह से उनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए यानी कि दयानंद सरस्वती। तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर, और आज का अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह किसका कथन है? विकल्प आपके सामने हैं, एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता, बाल गंगाधर तिलक या फिर सावित्री बाई फुले। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट करिएगा आप। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। दोस्तों, यह कथन था सिस्टर निवेदिता का, यानी कि विकल्प बी सिस्टर निवेदिता। अगर हम सिस्टर निवेदिता की बात करेंगे तो ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है। पढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ पे 20 से 25 मिनट में आपको 20 प्रश्न यहाँ पे मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को आप जितना ज़्यादा पहुँचा पाएंगे उतना बेहतर दोस्तों। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। पूछ रहा है यहाँ पे, लोकहितवादी नाम से किसे जाना जाता है? विकल्प है आपके सामने, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर किया होगा, आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, यानी कि गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के थे और एक महान समाज सुधारक थे। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों अब आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एक बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूछ रहा है दोस्तों, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? विकल्प आपके सामने हैं, 1870, 1872, 1874 या फिर 1876। बहुत ही क्लोज यहाँ पे आपके सामने विकल्प हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको ध्यान रखना है कि जो नेटिव मैरिज एक्ट है ये 1872 का है। ठीक है। इसमें क्या किया गया था, जो बालिका है उसकी उम्र 14th ईयर रखी गई थी और जो बालक है उसकी उम्र 18 साल रखी गई थी। ठीक है। तो लड़की की उम्र आएगी तो 14 साल और लड़की की उम्र पूछी जाएगी तो 18 साल यहाँ पे शादी के लिए मिनिमम एज रखा गया था। और एक प्रश्न ये बनता है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वायसरॉय के समय आया था? तो आपको समय देखना है 1872, और ये हो जाएगा दोस्तों कौन, नॉर्थ ब्रुक के टाइम में ये आया था। इसके अलावा जो ये अधिनियम है इसको ब्रह्म विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि किस एक्ट को ब्रह्म विवाह के नाम से भी जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न, अगर हम बात करेंगे नेटिव मैरिज एक्ट में, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये निभाई थी किसने? केशव चंद्र सेन ने। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के
जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, राजनारायण बसु या फिर महादेव गोविंद रानाडे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप। सबसे पहले पूछा जाएगा कि जूरी अधिनियम कब आया था, तो 1826 का जूरी अधिनियम है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या, राजा राम मोहन राय ने विरोध इसका किया था। ठीक है, ये धार्मिक आधार पर भेदभाव की पहली बार शुरुआत हुई थी यहाँ पे, इसका देखेंगे हम। तो जो 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया था, इसके अंतर क्या हुआ था कि न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हो गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विकल्प आपके सामने हैं, वीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महादेव गोविंद रानाडे या फिर एमजी रानाडे के नाम से जिनको जाना जाता है। तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की थी दोस्तों? 1905 में। ठीक है, तो याद रखेंगे 1905 में की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी किसकी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, और अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो इनसे एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ था 1905 में और बनारस में हुआ था, उसके ये अध्यक्ष थे। क्या याद रखेंगे? कांग्रेस का 21वां अधिवेशन बनारस 1905, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, यह कथन किसका है? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो बिल्कुल दोस्तों, जो लोग इसमें विकल्प डी यानी कि बाल गंगाधर इसमें आंसर कर रहे हैं, उनका सही हो जाएगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का ही है। क्या कथन है? यदि भगवान भी छुआछूत को मानते हैं या बर्दाश्त करते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न में। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हाली पद्धति जो संबंधित किससे थी? जो हाली पद्धति थी, हमारे इतिहास में एक पद्धति रही है हाली पद्धति, तो ये किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या फिर अशिक्षा से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बंधुआ मजदूर। आपको ध्यान रखना है कि जो बारदौली क्षेत्र गुजरात में ये पड़ता था दोस्तों, बारदौली क्षेत्र गुजरात, और गुजरात में भी सूरत का एक नगर हुआ करता था। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जनजाति होती थी दोस्तों, और जनजाति थी कौन सी? कालिपराज जनजाति। ठीक है, तो जो कालिपराज जनजाति थी, इन लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पर पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। इसी को कहा जाता था क्या? हाली पद्धति। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हुआ होगा और याद करिएगा दोस्तों, ये आगामी एग्जाम में आपको कभी भी देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10वीं पे आज हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पूछ रहा है बंगाल का 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था ये किसके विरुद्ध था? ठीक है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, हिंसा, मंदिरों में भ्रष्टाचार या फिर सांप्रदायिकता? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी यानी कि मंदिरों में भ्रष्टाचार। तो जो 1924 में ये जो तारकेश्वर महादेव मंदिर था, यहाँ के जो महंत थे उन पर एक महिला के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगा था, और साथ ही साथ यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने जो मंदिर का धन है उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसी के विरुद्ध में ये तारकेश्वर आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था? 1924 में। अगर पूछा जा सकता है कि 1924 में तारकेश्वर आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को 3-4 बार आपको जोड़ तोड़ के याद करना होता है ताकि कहीं से ये पूछे आप कंफ्यूज उसमें ना हो। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर और 11वां प्रश्न हमारे सामने है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? विकल्प आपके सामने हैं, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले, रामगढ़ के लोधी या फिर ग्वालियर के सिंधिया? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी?
विकल्प मैंने बोल दिए हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, यानी कि ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया जो थे इन्होंने सर्वाधिक सहायता की थी अंग्रेज़ों की। इसी के सहायता के लिए ही फिर कैनिंग ने इनके लिए कहा था कि अगर इस संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया भी शामिल हो जाते तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ जाता। तो इस लेवल की इन्होंने सहायता की थी। तो याद रखेंगे दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का 12वां प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा और इनकी लाइनें आपने कई बार बोली भी होंगी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? विकल्प हैं दिल्ली, आगरा, लाहौर या फिर लखनऊ। तो दोस्तों अगर हम मिर्ज़ा गालिब की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है नवंबर 1797 में आगरा में, ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है फरवरी 1869 दिल्ली में, ठीक है। तो इनका जो मूल निवास यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आगरा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आगरा इनका मूल निवास था, ठीक है। और अगर इनका जन्म का पूछा जाए तो 1797, मृत्यु हो जाएगी 1869 में, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 13वें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस या फिर व्हीलर। तो दोस्तों विकल्प बड़े सटीक हैं और कन्फ्यूजिंग हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय जो बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम था दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल हैरिसे। हैरिसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हैरिसे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, याद करिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 14 में हम पहुंच चुके हैं। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। किसके सतत प्रयत्नों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसके सतत प्रयत्नों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिंडकुल, डी.के. कर्वे, रमाबाई या फिर महादेव गोविंद रानाडे। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ये किसके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों डी.के. कर्वे। 1916 में महाराष्ट्र में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है डी.के. कर्वे के प्रयासों से। तो ध्यान रखेंगे डी.के. कर्वे, ठीक है। और इनको 1958 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र के ये थे और एक महान सुधारक, समाज सुधारक में इनको जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है दोस्तों फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार प्रकाशित किसने किया था? दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन रॉय या फिर मौलाना शिबली नोमानी। तो ध्यान रखना है ये फारसी अखबार है मिरातुल अखबार। अगर मिरातुल का पूछा जाए कि किस भाषा का था तो आपको ध्यान रखना है फारसी भाषा का था। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी थी? तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है कौन सी? यहाँ पे साप्ताहिक था। कभी अगर पूछा जाता है ना कि अखबार मासिक था, साप्ताहिक था, दैनिक था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये साप्ताहिक था। अगर हम बात करेंगे कि किसने प्रकाशित किया था तो राजा राम मोहन राय ने इसको प्रकाशित किया था। इसके अलावा इनका एक और भी महत्वपूर्ण जो पत्र है जिसका नाम है संवाद कौमुदी को भी इन्होंने प्रकाशित किया था और वो बांग्ला भाषा का था और वो भी क्या था? साप्ताहिक ही था। और अगर बात करते हैं कि उसका नाम क्या था हिंदी में, संवाद कौमुदी को बोला जाता है हिंदी में प्रज्ञा का चांद। तो कई बार संवाद कौमुदी नहीं आया और प्रज्ञा का चांद आ गया, तो ध्यान रखना राजा राम मोहन राय का ही ये पत्र है, 1821 में प्रकाशित किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि क्या कैसे आपको ये सीरीज़ लग रही है और क्या अगर इसमें सुधार की ज़रूरत है, क्वेश्चन बढ़ाने हैं, घटाने हैं, तो ये भी आप बताइएगा। कमेंट अवश्य करिए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 16। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बीजी तिलक, एनी बेसेंट, रास बिहारी बोस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की थी? तो वो हो जाएगा दोस्तों केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और ये कब की थी? 1867 में,
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और साथ ही एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि प्रार्थना समाज से 1869 में महादेव गोविंद रानाडे जुड़े थे और ये इसके बाद इस संस्था के मुख्य संचालक बन गए थे। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज से गोविंद रानाडे कब जुड़े, तो 1869 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। कथन यहाँ पे पूछ रहा है, ये कथन किसका है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ठीक है, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों यह कथन अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता, यह कथन है दोस्तों विकल्प सी यानी कि दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है या नहीं हो सकता। दयानंद सरस्वती। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है यहाँ पे भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। विकल्प आपके सामने हैं, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, लाला हरदयाल या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो अगर आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, भारत संघ कई बार पूछा जा सकता है, भारत संघ, और कई बार आ जाएगा इंडियन एसोसिएशन, तो इन दोनों को ध्यान रखना, एक ही है वो भारत संघ इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको ध्यान रखना है, जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से इस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। और कहाँ पे की थी, तो कलकत्ता में की थी। क्या ध्यान रखना है कि जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या जिसको हम भारत संघ भी बोल सकते हैं की स्थापना की कलकत्ता में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है दोस्तों 19वें प्रश्न पे हम हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या फिर लाहौर। उम्मीद करता हूँ इसका सभी ने सही आंसर यहाँ पे किया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। आपको ध्यान रखना है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एक विद्यालय है, क्या गोकुलनाथ या तेजपाल गोकुलनाथ करके एक विद्यालय है। मैं यहाँ पे ध्यान देख के बता देता हूँ आपको। संस्कृत विद्यालय ये है, विद्यालय का नाम है गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे आयोजित किया गया था जो कि बम्बई में था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आप ध्यान रखेंगे 72 यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बम्बई में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसने कांग्रेस को सूक्ष्म दर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मुझे विश्वास है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते हुए, तो आपको अवश्य ही ये महसूस हो रहा होगा कि ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी है और आप इसका अवश्य ही लाभ ले पा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। दोस्तों हम डेली ऐसे ही आपके सामने 8 से 9 बजे के बीच में ये वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप ऐसे ही अपना रिवीजन करते रहिएगा। बढ़ेंगे इसके आंसर की ओर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन का ये कथन है कि जो कांग्रेस है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है या प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में और पार्ट 6 अब आएगा और पार्ट 5 ख़त्म हो चुके हैं। तो बाकी जिन्होंने पार्ट 4 नहीं देखे हैं एक बार जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको अवश्य ही उनसे लाभ मिलेगा। तो तब तक के लिए मोटिवेट रहिए, ध्यान रखिए दोस्तों और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।